हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 9th इंग्लिश का बी हाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड का रीडिंग करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। आपकी बी हाइव टेक्स्ट बुक में जो भी बिफोर यू रीड सेक्शन दिया हुआ होता है, आप उसे मिस बिल्कुल ना करें, बिकॉज ये एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता है उस चैप्टर का एंड आपको थोड़ा डीपली समझने में हेल्प करता है उस पर्टिकुलर चैप्टर को। सो डोंट फॉरगेट टू रीड थ्रू इट, और जो भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको भी आप अच्छे से समझिए, देखें, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो इस चैप्टर को लिखा है आइजैक आसिमोव ने, एंड ये बहुत ही फेमस 20th सेंचुरी साइफाई राइटर हैं। बहुत सारी साइफाई स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, एंड ये पर्टिकुलर स्टोरी द फन दे हैड, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये इन्होंने 1951 में लिखी थी। एंड मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो पहला कॉमर्शियल डेस्कटॉप आया था, दैट मीन्स कि जनरल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर आया था, वो आया था 1964 में, एंड ये स्टोरी उन्होंने लिखी थी 1951 में। सो दैट मीन्स उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि कंप्यूटर्स आने वाले हैं इस वर्ल्ड में, या मे बी अगर वो टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो उनको थोड़ा आइडिया होगा कि किस डायरेक्शन में ये टेक्नोलॉजी मूव कर रही है। बट उस समय तक माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं आए थे जो आजकल आपके इंटेल के आते हैं। सो स्पेशली साइफाई राइटिंग में क्या होता है कि ऑथर को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है, बहुत उनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी होती है, तब जाके वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बना सकते हैं साइफाई एलिमेंट के ऊपर। एंड यहाँ पे उन्होंने फोकस किया स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर पे। सो ये स्टोरी है कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे। सो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन लगाई है, एंड जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि उनके हिसाब से फ्यूचर का स्कूल कैसे होगा। बिफोर यू रीड सेक्शन में फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. So ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट है, जब बुक्स और स्कूल्स जैसा हम आज जानते हैं शायद वैसे नहीं रहेंगे। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस समय फ्यूचर में? सो ये जो डायग्राम है नीचे, ये आपको कुछ आइडियाज़ देंगे। सो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, दैट इज़ वन ऑफ द वेज। ये एक तरीका है जिससे आप पढ़ेंगे, एंड स्पेशली अब ये स्टार्ट हो गया। आपने देखा कि जब से ये कोरोना वायरस आया है, लोगों को घर में बंद कर दिया है इसने, एंड लोग स्कूल जाना बंद कर दिए हैं क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ राइट नाउ। सो स्टिल हमारी स्टडी तो कंटिन्यू होनी चाहिए। सो अब मोर और लेस आप इंटरनेट पे जाके, जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं आप, इस तरह से वीडियोस देख के आप पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के थ्रू मे बी कुछ इंटरेस्टिंग ऐप्स होंगे जिससे आप सीख रहे हैं। सो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स स्पेशली नया नहीं है हमारे लिए, ये ऑलरेडी 10 ईयर्स तो पुराना हो चुका है, एंड बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं। जैसे वन ऑफ द मोर पॉपुलर वंस जब आप कॉलेज में जाएंगे एंड यूज़ करेंगे, दैट इज कोर्सेरा, देन यूडेमी। तो इस तरह से बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलते हैं, जो दूसरे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स वहाँ पे कोर्स डाल के आपको थोड़ी सी फीस में पढ़ाते हैं। एंड मोर और लेस ये इतना ईजी होता है कि अपने घर से भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। अनदर वे इज़ वर्चुअल क्लासरूम, एंड ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। सो वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है कि आप अपने घर में बैठे हैं, बट आपको ऐसा फील आएगा कि आप एक क्लासरूम में हैं। सो वर्चुअल क्लासरूम का मतलब ये हो गया कि इट इज़ नॉट रियल, बट इट विल गिव यू द सेम फीलिंग एज द रियल क्लासरूम। सो इसमें क्या होगा, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, या तो एक ऐसा सेटअप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गूगल कार्डबोर्ड यूज़ किया होगा या इस तरह के कोई वर्चुअल गेम्स खेले होंगे, तो आपने देखा होगा कि आप अपने आंखों में ऐसा कुछ एपरेटस लगाते हैं, देन यू फील लाइक यू आर इन अनदर प्लेस। आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे प्लेस में हैं। तो वो जो वर्चुअल रियलिटी जिसको बोला जाता है, सो उसमें आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है किसी एक क्लासरूम में बैठे हैं, जबकि आप अपने घर में या कहीं और से बैठ के भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में शायद ऐसा हो सकता है कि स्टिल स्टूडेंट्स रहेंगे, आपके क्लासमेट्स रहेंगे, जो अपने अपने घरों से उस पर्टिकुलर जगह पे लॉग इन करेंगे, एंड एक टीचर होगा जो अपने घर से पढ़ा रहा होगा, एंड आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक क्लासरूम में हैं, बट स्टिल आप, जैसे इस लड़की का फोटो है यहाँ पे, अपने घर में बैठ के वो पढ़ रहे होंगे। रोबोटिक टीचर, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे वर्क किया जा रहा है, एंड स्पेशली अभी इसमें दो चैलेंजेस हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर इज़ कि रोबोट कैसे बनाया जाए, वो कैसे चले, वो कैसे बात करे, दैट इज़ हार्डवेयर पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। एंड सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया कि उसको समझ कैसे आए, कि आप जो बोल रहे हैं वो समझे, आपके क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी देखेंगे
तो आपके मोबाइल फ़ोन्स में आपका गूगल असिस्टेंट होता है एंड आप उससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हो तो मोर और लेस काफ़ी इंटेलिजेंटली वो आंसर्स दे देता है आपको. सो दैट इज़ द सॉफ्टवेयर पार्ट जो एक्चुअली पैरेलल में डेवलपमेंट में है. एंड हो सकता है कि ये जो पार्ट है जिसको कभी कभी एआई भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जब डेवलप हो जाएगा एंड हार्डवेयर मोर और लेस काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, सो इन दोनों को जब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो आपके पास एक रोबोटिक टीचर भी होगा जिससे आप कुछ भी पूछे वो आपके सवालों का आंसर देगा, आपके डाउट सॉल्व करेगा. मूविंग ई टेक्स्ट. नाउ ई टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, दैट मीन्स द डिजिटल मीडिया. सो आप अभी देखते होंगे कि न्यूज़पेपर्स भी डिजिटल हो गए हैं. आपको जो भी न्यूज़पेपर ऑन पेपर मिलता है उसका एक डिजिटल वर्जन भी अवेलेबल होता है. एंड मूविंग टेक्स्ट आपने देखा होगा स्पेशली न्यूज़ चैनल्स में नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट होते हैं एंड आप खुद से भी स्क्रॉल कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग इनटू कि कोई भी बुक्स हो गए, कोई भी फॉर एग्जांपल कंटेंट हो गया, वो आप ब्राउज करते हो एंड इट विल बी मूविंग. सो एज आपके साथ साथ जैसे आप रीड कर रहे हो वो मूव करेगा एंड देन यू कैन कंटिन्यू रीडिंग विदाउट टचिंग इट. सो दिस इज ऑलरेडी हियर, ये हमारे पास ऑलरेडी है. एंड स्पेशली अभी आप देखेंगे तो बुक्स की जगह अब किंडल आ गया है. बेसिकली इट्स ई बुक रीडर एंड ई बुक रीडर अराउंड 2007 में इन्वेंट हुआ था. सो तब से हम बुक्स की जगह किंडल में पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, तो हमें बुक्स ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो मोर और लेस एडवांसमेंट के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है एंड दिस विल ऑल्सो शेप कि आप कैसे पढ़ेंगे फ्यूचर में. आपका स्कूल सिस्टम भी इससे इन्फ्लुएंस होगा एंड आपकी लर्निंग भी इससे इन्फ्लुएंस होगी. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. राइट देम डाउन. सो इसमें आपसे पूछा जा रहा है डिस्कशन के लिए कि 3 चीज़ें ऐसे बताइए जो आपको अभी स्कूल के बारे में पसंद है और 3 चीज़ ऐसी जो आप चेंज करना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में. सो आई वुड एनकरेज कि आप अपने आप से ये पॉइंट्स निकालें, बट टू हेल्प यू आउट मैं आपको अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स देता हूँ. सो फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट स्कूल्स इज़ इंटरेक्शन विद टीचर्स. सो जब हम इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स से तो हमें इमीडिएटली सोल्यूशंस अवेलेबल हो जाते हैं. अगर हमें कोई भी डाउट्स होते हैं तो हम टीचर से डायरेक्टली पूछ लेते हैं एंड वो हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से हमें तुरंत आंसर्स भी दे देते हैं एंड इस तरह से हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि हम अगर कहीं फंसे हैं तो हमें हेल्प मिल जाती है और हमने कुछ गलती की है तो टीचर्स जो है हमें करेक्ट करते हैं इमीडिएटली. सो इंस्टेंटली हमें एक फीडबैक मिलता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर और लेस ये अभी मिसिंग है स्पेशली डिजिटल मीडिया से इमीडिएट फीडबैक मिलना, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट नहीं है अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि आपने जो कहा वो इमीडिएटली समझ जाए और आपको एक आंसर दे पाए. सेकेंड थिंग इज़ योर क्लासमेट्स. सो आप स्कूल जाते हो और अपने क्लासमेट से मिलते हो, सो आपका एक अलग डेवलपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट. आप सीखते हो लोगों से बात कैसे करें. आप जब ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हो तो उससे आपको समझ में आता है कि कैसे साथ में मिलके हम काम कर सकते हैं एंड ये ऐसी स्किल है जो आपको फ्यूचर में काम आएगी जब आप जॉब्स करेंगे एंड जब आपके टीम्स फॉर्म होंगे तो आपको साथ में कैसे सबके काम करना है. प्रोजेक्ट्स में जैसे आप कैसे साथ में काम करते हैं वही सेम चीज़ आप जब जॉब में रहेंगे, जॉब के प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको सेम स्किल काम आएगी कि कैसे टीम प्लेयर बनना है, आपको टीम के साथ काम करना है. एंड थर्ड थिंग आई वुड से कि फैसिलिटीज़. स्पेशली अगर आप देखोगे कि मैं जब स्कूल में था सो हमारे टाइम पे कंप्यूटर्स इतने कॉमन नहीं थे, तो स्कूल ही ऐसा जगह था जहाँ पे कंप्यूटर्स अवेलेबल होते थे. बट आजकल आपके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, स्मार्टफोन्स हैं, बट स्टिल आपके पास शायद लाइब्रेरी एक्सेसिबल ना हो, सिर्फ स्कूल में अवेलेबल है लाइब्रेरी. सो ऐसी फैसिलिटीज़ जो आपके घर पे ना हो, आपके पास ना हो, बट स्कूल आपको प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी हो गई, देन स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, एट्सेट्रा. सो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो स्कूल के फेवर में है एंड देर आर सम थिंग्स जो मैं चाहता हूँ स्कूल चेंज करें. सो दे कुड बी समथिंग लाइक यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म कल्चर हटाया जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म से आई डोंट थिंक कि कुछ बेनिफिट होता है. इट्स वेरी ओल्ड थिंग, बहुत ही पुरानी चीज़ है, ये फॉलो होती आ रही है एंड इसका कोई यूज़ नहीं है. सो यूनिफॉर्म को चेंज किया जा सकता है एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. एंड ये बहुत ऑब्जर्व किया जाता है कि स्पेशली इंडियन स्कूल्स में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होता है एंड वो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं. सो इस चीज़ पे वर्क किया जा सकता है करेंट स्कूल्स में. देन फिक्स्ड करिकुलम. सो हमारे स्कूल का एक फिक्स्ड करिकुलम होता है. करिकुलम मतलब जो हमारा सिलेबस है. सो इससे क्या होता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है हमारे पास कि हम जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकें. अगर मेरा मन है सिर्फ मैं मैथ्स ही पढूं एंड मैथ्स में भी मैं कुछ एक सेक्शंस ही पढूं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर मैं चाहूँ कि मेरे 3 सब्जेक्ट हो इंग्लिश के, बिकॉज मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है, सो रादर देन हैविंग ओनली बी हाइव टेक्स्ट बुक और एनी अदर टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर,
मेरे पास एक और टेक्स्ट बुक हो जो सिर्फ ग्रामर पे फोकस करे, या मेरे पास 4 टेक्स्ट बुक ऐसी हो जिसमें मैं थोड़े पोएम्स पढूं एक्सक्लूसिवली। सो ऐसा कुछ मेरे पास ऑप्शन अभी है नहीं स्कूल में। सो ये इस पे वर्क किया जा सकता है। थर्ड थिंग इज टू मच फोकस ऑन एग्जाम्स। एंड आज के स्कूल सिस्टम में ऐसा मुझे फील होता है कि इस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, देन फाइनल एग्जाम्स होते हैं। सो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो एग्जाम्स देने के लिए, जबकि जो पढ़ाई हम करते हैं दैट इज़ फॉर आवर लाइफ। ये हमें लाइफ चेंज करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं ताकि हम आगे यूज़ कर पाए। सो रादर देन उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान देने के, हम एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं स्कूल में। तो ये चीज़ें कुछ चेंज होनी चाहिए। एंड देर इज़ समथिंग कॉल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जिस पे अभी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गेम खेलते हैं एंड तो आप जब भी गेम खेलते हो तो आप कैरेक्टर्स बनाते हो अपने गेम के, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कैरेक्टर कैसा चाहिए, एंड उसमें आप बोलते हो कि मुझे मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या हैं एंड आप क्या ड्रेस पहनना चाहते हैं। एंड देन फिर आपसे पूछा जाता है कि आपकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या चाहिए आपको गेम की, तो फिर आप वो गेम्स की डिफ़िकल्टी लेवल सेट करते हैं। सो यहाँ पे चॉइस आपके ऊपर है एंड बेस्ड अपॉन दिस आपका एक्सपीरियंस जो है गेम का पूरा चेंज हो जाता है। सेम थिंग टीचिंग के साथ की जा रही है, लर्निंग के साथ की जा रही है कि बेस्ड ऑन यू, आप जब पढ़ रहे हो तो वो आपके हिसाब से लर्निंग को अडेप्ट करते जाएगा। तो आपको जो चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो मे बी उसके लेवल बढ़ाते जाएंगे ताकि आप और ज़्यादा अच्छा सीखें, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं आ रहा है या आपको बहुत टफ लग रहा है तो उसका लेवल एकदम से ना बढ़ा के उस चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि कैसे आपको और अच्छे से समझाया जाए। सो इसका मतलब ये होगा कि आपके लिए और आपके फ्रेंड के लिए जो कोर्स वर्क है वो डिफरेंट होगा, दोनों की स्पीड्स डिफरेंट होंगी। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एंड आई बिलीव कि मे बी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, बिकॉज चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं अभी, इवन एक डेकेड में इतना ज़्यादा चेंज आ गया। हम कभी कंप्यूटर्स देखते नहीं थे स्कूल्स में पढ़ाते वक्त, अब कंप्यूटर्स टीचिंग का पार्ट हो गए हैं। सो 10 ईयर्स में इतना चेंज आया, सो आई बिलीव इन अनदर 20, 30 एंड मे बी 50 ईयर्स पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड हो सकता है कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस होगा। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? So आपसे पूछा जा रहा है कि कभी आपने वर्ड्स पढ़े हैं टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पे? ये तो बहुत यूजुअल हो गई आपके लिए अब तो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब सारी बुक्स कंप्यूटर पे होंगी और कुछ भी पेपर पे प्रिंट नहीं किया जाएगा, क्या आप उसको पसंद करेंगे? नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा अभी फोर्स में है एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि अगर एक बुक मैंने इंडिया में लिखी है एंड मुझे जल्दी से अमेरिका पहुंचानी है तो मुझे उसे प्रिंट करके उसको शिप करके फिर उसको डिलीवर करके पहुंचाने से अच्छा मैं उसको इंटरनेट पे अपलोड करूंगा एंड देन इमीडिएटली दैट विल बी अवेलेबल, जो भी यूएस में है या एनी अदर कंट्री में। सो डिजिटाइजेशन से ये फ़ायदा होता है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड सेकेंडली अभी स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए पेपर आपको पता है कि वुड से बनता है, ट्रीज काटने पड़ते हैं एंड उससे नेचर को हार्म हो रहा है, बिकॉज आज की डेट पे इतने सारे लर्नर्स हैं, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे ऑफिसेज हैं, सबको केटर करने के लिए हमारे पास पेपर कम पड़ जाएंगे। तो वो ज़माना गया जब इतने लोग नहीं थे, आज इतने सारे लोग हैं एंड उनके लिए पेपर इनफ नहीं है। सो दी ओनली ऑप्शन इज, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। जितना हो सके हम प्रिंट नहीं करेंगे एंड इस चीज़ को और सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ ना कुछ और टेक्नोलॉजी आएंगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि टैबलेट्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, अब लोग टैब्स यूज़ करें बिकॉज मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और पेपर के साइज़ का जो टैबलेट होता है तो आपको पेपर के साइज़ के फॉन्ट के एज इफ़ कि आप हैंड राइटिंग किसी की पढ़ रहे हैं वैसे फॉन्ट्स भी अवेलेबल हैं एंड टच स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। तो मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि आप बुक से ट्रांजिशन ले चुके हैं किसी एक डिजिटल मीडिया में। स्पेशली मैं आपको किंडल का एग्जांपल दे चुका हूँ। आप किंडल पढ़ेंगे तो आपको फॉर अ मोमेंट पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी बुक का पेज पढ़ें किंडल का, बिकॉज दोनों का इंटरफेस जो फील है वो सेम है। तो ये इन चीज़ों की बहुत कोशिश की जा रही है कि बुक्स को मोर और लेस आप रिमूव कर दिया जाए एंड आई थिंक एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें कंप्यूटर पे हो जाएंगी या डिजिटल हो जाएंगी। सो आई होप बिफोर यू रीड सेक्शन से आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिला है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं अब। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather. So,
फर्स्ट पार्ट में लिखा है, मार्जी ने अपनी डायरी में भी लिखा है क्या चीज़ के बारे में, कि टॉमी को एक रियल बुक मिला है, एक असली बुक मिली है। और ये कब लिख रही है ये डायरी एंट्री? 2157, सो मच अहेड इन द फ्यूचर, समवेयर अराउंड 140 years later from now. So बहुत बहुत टाइम आगे का ये स्टोरी है, फ्यूचर का। एंड एक लड़की है मार्जी, वो क्या बोल रही है, टॉमी को एक रियल बुक मिली है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे रियल बुक्स ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गई, जैसा थर्ड पॉइंट में लिखा था कि बुक्स अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ सब कुछ डिजिटल है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। सो उसके दादा ने उसे बताया कि एक ऐसा समय था कि जब सारी स्टोरीज पेपर में प्रिंट की जाती थी। सो उनके दादा लेट्स सपोज 70-80 साल के हैं, तो 70-80 साल पहले तक शायद पेपर हो। सो वो उनको ऐसे एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि ऐसा भी टाइम था जब स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving, the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. So उन्होंने pages turn किए जो कि येलो और क्रिंकली थे। सो येलो जब पेपर पुराने हो जाते हैं तो वो येलोइश होने लगते हैं। सो इसका मतलब ये बुक बहुत ज़्यादा पुरानी थी। एंड क्रिंकली, क्रिंकली यानी बहुत सिलवटे थी उनमें, बहुत मरोड़ी भी थी वो बुक, बहुत सारे क्रीज थी उसमें। सो यू कैन से विथ मैनी फोल्ड्स। क्रिंकली का मतलब है विथ मैनी फोल्ड्स। एंड इट वॉज ऑफुली फनी। ऑफुली को जब आप एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है वेरी। ऑफुल जब आप एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है बैड, एक्सट्रीमली बैड, ऑफुल। बट ऑफुली का मतलब होता है वेरी। सो इट वॉज वेरी फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। सो उनको बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, ये अजीब लग रहा था कि वर्ड्स जो हैं पेजेस में वो मूव नहीं कर रहे हैं, एकदम स्टेशनरी हैं, स्टिल हैं। सो मूव नहीं कर रहे हैं, जहाँ के वहीं पर हैं। और जैसे स्क्रीन में वर्ड्स मूव करते हैं वैसे मूव नहीं हो रहे हैं। एंड देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। सो जब उन्होंने पेजेस टर्न किए तो उसमें फिर भी सेम वर्ड्स थे। तो जब फ्लिप किया उन्होंने पेजेस तो जो पिछले पेज में वर्ड्स थे वो फिर भी चेंज नहीं हुए, स्टेशनरी थे जैसा उन्होंने पहले टाइम पढ़ा था। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक you just throw it away. I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So ऐसा देखने के बाद कि जो वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे हैं एंड पेजेस फ्लिप करो तो भी वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे पिछले पेजेस में, सो ये देख के टॉमी ने क्या कहा, जी व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है ये। जब आप बुक पढ़ लोगे, when you are through with the book, when you are through मतलब when you have read the book, जब आप बुक पढ़ लोगे तो आपको फेंकना पड़ेगा ये बुक। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट। सो हमारे टेलीविजन स्क्रीन में करीब 1,000,000 बुक्स हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। इट इज़ गुड का मतलब हुआ कि अभी भी उसमें स्पेस है ताकि और बुक्स डाल सके। तो इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं टेलीविजन स्क्रीन को नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइंस सेड मार्जी। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So मार्जी ने क्या किया, हाँ मेरे साथ भी यही है। वो मार्जी 11 साल की है, टॉमी 13 साल का है, और मार्जी ने इतने टेलीबुक्स नहीं देखे जितना टॉमी ने देखा। तो टेलीबुक्स इट सीम्स की एक तरह की ई बुक्स हैं इन द फ्यूचर, जो टेलीविजन स्क्रीन पे वो देखते हैं, जिनको टेलीबुक्स बुला रहे हैं। सो उन्होंने कभी रियल बुक्स नहीं देखी है, वो सिर्फ टेलीबुक्स से पढ़ते हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने पूछा तुम्हें कहाँ मिला ये। In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. What's it about? School. So टॉमी बोलता है मेरे घर पे मिला मुझे। He pointed without looking. In the attic. So attic की तरफ पॉइंट करके बिना उसको देखे बोलता है कि attic में मिला, क्योंकि वो बिजी था रीड करने में। attic का मतलब होता है कि जो एक स्टोर रूम होता है बिलो द रूफ। ये इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बट स्पेशली जो स्ट्रक्चर्स आप देखोगे वेस्ट में, इस तरह के जो वुडन हाउसेस बनते थे मल्टीपल लेवल्स के, लेट्स सपोज। सो ये जो पोर्शन है ये नॉर्मली एम्प्टी रहता था बिकॉज इस तरह का उसमें वॉल है ट्रायंगुलर। सो यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। सो इसको एक स्टोर रूम में जनरली कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड एटिक। सो ये किसके बारे में है, मार्जी पूछती है ये किसके बारे में है। टॉमी बोलता है स्कूल, स्कूल के बारे में। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography,
and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So Margie was scornful. Scornful का मतलब है contemptuous. Contemptuous का मतलब निंदा से भरी हुई. So बहुत ज़्यादा उसके जब बुराई करने के मूड में आप होते हैं तो उसको scornful मूड बोलते हैं. So स्कूल के बारे में क्या लिखने का है? मुझे स्कूल पसंद नहीं है, हेट स्कूल. सो मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और अब उसको और भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, इट सीम्स उनके पास रोबोट्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है मैकेनिकल टीचर क्योंकि वो मशीन से बना हुआ है. सो मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी में और वो हर बार ख़राब से ख़राब परफॉर्म कर रही है अंटिल तब तक जब उसकी मम्मी ने अपने सर को हिलाया दुख से और फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. सेंड फॉर यानी कॉल फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. सो काउंटी इंस्पेक्टर कोई पर्सन है, शायद मैकेनिकल टीचर को ठीक करेंगे वो, सो उनको बुलाया. He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. So कैसा आदमी था वो? राउंड लिटिल मैन था, छोटा था, गोल मटोल था, जिसके लाल रंग का फेस था उसका और उसके पास टूल्स का एक पूरा बॉक्स था जिसमें वायर्स होते थे, डायल्स होते थे. डायल्स यानी डिस्क्स जिसमें होल्स होते हैं, जैसा आप पुराने टेलीफोन्स में देखते हो जिसमें नंबर घुमाते हैं, उनको डायल्स बोलते हैं. तो उनके पास डायल्स और वायर्स हैं. उसने स्माइल किया मार्जी को और उसे एक सेब दिया. फिर उसने टीचर को खोल दिया. टुक द टीचर अपार्ट यानी उस टीचर को पूरा खोल दिया. नो मार्जी होप कर रही थी कि उसे पता नहीं होगा कि वापस इसको कैसे जोड़ें, बट उसको पता था कैसे जोड़ना है. सो लगभग एक घंटे के बाद आफ्टर एन आवर और सो, जब आप इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हो एन आवर और सो, इसका मतलब हुआ कि लगभग. सो एन आवर और सो लगभग एक घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, वो वापस सेट हो गया, उसको जोड़ दिया गया. लार्ज ब्लैक एंड अगली. सो कैसा था? बड़ा, ब्लैक और अगली था, बदसूरत था. कि उस पर क्या लगा हुआ है? एक बिग स्क्रीन लगी हुई है. सो आपने जब वीडियो देखा होगा तो आपने देखा कि वो जो रोबोटिक टीचर था उसके भी छाती पे एक स्क्रीन थी. सो वैसे ही कुछ यहाँ पे है. जो स्क्रीन पे क्या होता है, लेसन्स दिखाए जाते हैं और क्वेश्चंस पूछता है वो. दैट वॉजंट सो बैड. ये उतना बुरा नहीं था. सो जो लेसन्स और क्वेश्चंस है वो उसको इतने बुरे नहीं लगते. दैट वॉजंट सो बैड. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद नहीं था? उसको ये पसंद नहीं था कि वहाँ उसके पास एक स्लॉट है जिसमें उसको अपना होमवर्क रखना पड़ता है और टेस्ट पेपर रखने पड़ते हैं, और उसे ये किस में लिखना पड़ता है? पंच कोड में लिखना पड़ता है. और ये पंच कोड उसने कब सीखा? जब वो 6 साल की थी, ताकि मैकेनिकल टीचर जो है इस लैंग्वेज को समझ पाए और फिर वो तुरंत से इन नो टाइम, दैट मीन्स एकदम तुरंत, इमीडिएटली वो उसके मार्क्स कैलकुलेट कर देता था. नाउ एक चीज़ को आप नोटिस कीजिए कि उसे पंच कोड सीखना पड़ता है. पंच कोड का मतलब हो गया कि एक स्पेशल लैंग्वेज है ताकि टीचर समझ पाए वो क्या लिखी है होमवर्क में. सो इसका मतलब ये है कि आइजैक जो ये ऑथर है उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो फ्यूचर के रोबोट्स होंगे वो स्टिल इंग्लिश या आपकी लैंग्वेज जो है समझ नहीं पाएंगे. सो उनको कोई भी चीज़ समझाने के लिए एक मशीन कोड में लिखना होगा. एंड एक्चुअली उस टाइम के अराउंड जब भी कोई मशीन्स थी, जो ऑटोमेटिक मशीन्स थी, उनको अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे तो उनको पंच कार्ड्स के थ्रू दिए जाते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे, जब कीबोर्ड्स नहीं आए थे, जब आप इंग्लिश नहीं लिखते थे. सो पंच कार्ड्स के थ्रू लिखे जाते थे. सो इन पंच कार्ड्स को वो इंटरप्रेट करते थे एंड फिर वो आपके इंस्ट्रक्शंस लेते थे. तो इसको सीखना पड़ता था. सो फॉर एग्जांपल आज क्या होता है कि आज आप जब ABCD लिखते हो तो एक्चुअली में बैकग्राउंड में आपका जो CPU है, प्रोसेसर है, उस ABCD को 1 zeros में कन्वर्ट करता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं. सो एक सेट ऑफ 1 zeros में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर समझ पाए कि आपने A लिखा है या B लिखा है. सो आपको ये नहीं करना पड़ता, आपको ये बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती. आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आप डालते हैं. एंड स्पेशली अब तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कंप्यूटर कि वो इवन आपकी लैंग्वेज समझने लगा है, आपके लिए ट्रांसलेशन कर देता है. सो उन्होंने इतना इमेजिन नहीं किया था. उन्होंने इमेजिन किया कि इवन दो इतने साल गुजर जाएंगे, उनके हिसाब से तो करीब 200 साल हो गए क्योंकि 1950 में उन्होंने लिखा था. सो 200 साल के बाद भी कंप्यूटर इतने स्मार्ट नहीं होंगे कि आपकी लैंग्वेज समझ पाए. सो उनका ये इमेजिनेशन है. एंड शी हैड टू डू ऑल हर होमवर्क इन पंच कोड.
The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. तो इंस्पेक्टर ने स्माइल किया. जब उसका काम खत्म हो गया उसने मार्जी के सर पे हल्के से मारा, पैट किया इन एन अफेक्शनेट वे. देन उसने उसकी मम्मी को बोला कि इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मिसेस जोन्स, उसकी मम्मी का नाम है मिसेस जोन्स, सो ये लड़की का फॉल्ट नहीं है. आई थिंक जो ज्योग्राफी सेक्टर है, सो ये ज्योग्राफी सेक्शन जो है इस पर्टिकुलर टीचर का, वो थोड़ा फास्ट हो गया था. सो गेयर्ड यानी एडजस्टेड लिटिल टू क्विक. एंड इससे आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि 1950s में मोर और लेस सारी चीज़ें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं होती थी. हर चीज़ मैकेनिकल होती थी. कोई भी मशीन थी उसमें गेयर्स होते थे, नट एंड बोल्ट्स होते थे. इवन दो वो ऑटोमेटिक थी पर वो बनी हुई इन सब चीज़ों से थी. आज ऐसा हुआ है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हैं और धीरे 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 ये जब चीज़ें मिनिएचर हो गई हैं या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं. हमारे पास नए नए मटेरियल आ गए हैं तो ये जो हैवी मशीनरी है उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती. हमारे पास नॉर्मल छोटे गेयर्स हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. सो ये सब उन्होंने इमेजिन नहीं किया था. एंड दिस टीचर इज स्टिल अ मैकेनिकल टीचर. उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है अंदर, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जैसे आज के रोबोट्स में होता है. सो वो बोल रहे हैं कि उनका जो गेयरिंग है अंदर की वो बहुत ज़्यादा फास्ट एडजस्ट हो गई थी. तो इसलिए ही हैज़ वर्ड यूज गेयर्ड बिकॉज वो गेयर से बना हुआ है. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ये ऐसा होता रहता है, कभी कभी ये सब होता है. मैंने इसको स्लो कर दिया है 10 साल के लेवल के हिसाब से. एक्चुअली आपके बेटी का प्रोग्रेस जो है, ओवरऑल पैटर्न जो इसकी प्रोग्रेस का काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है. और फिर उसने मार्जी के सर पे वापस पैट किया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So मार्जी डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई, क्योंकि वो ऐसा सोच रही थी कि शायद उसके टीचर को ले जाया जाएगा. क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर के साथ भी ऐसा हुआ था, कुछ खराबी हो गई थी, हिस्ट्री सेक्टर जो है ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा इरेज हो गया था. सो उसे 1 मंथ के लिए ले जाना पड़ा था. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. सो फिर वो टॉमी से पूछती है इसलिए कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. Because it's not a kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो टॉमी ने उसको देखा और कैसे देखा, सुपीरियर आइज से, एज इफ वो बहुत कुछ जानता है, उससे ज़्यादा जानता है. तो जो सुपीरियोरिटी वाला फील था उसको, तो उस तरह से उसने उसको देखा. तो क्या बोला कि हमारे टाइप का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, इसलिए उन्होंने लिखा है ये पुराने काइंड ऑफ स्कूल है जो हंड्रेड्स ईयर्स अगो, 100 साल पहले जो होते थे. ही एडेड लॉफ्टिली. लॉफ्टिली का अगेन मतलब है इन अ सुपीरियर वे. सो इस तरह से बोलना जो आप दूसरों को ऐसा फील करना है कि आप सुपीरियर हैं, या तो बहुत ज़्यादा जानते हैं या बहुत ज़्यादा ओहदे में ऊपर हैं. तो इस तरह से जब आप बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लॉफ्टिली. सो ही एडेड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. सेंचुरी यानी 100 साल. सो उसने बोला वापस ये वर्ड यूज़ करने की कोशिश की, इसलिए बहुत केयरफुली प्रोनाउंस किया उसने कि सेंचुरीज अगो जो स्कूल होते थे. मार्जी वॉज हर्ट. उसे दुख हुआ, मार्जी को दुख हुआ. वेल, मुझे पता नहीं कि कैसे स्कूल होते थे उतने टाइम पहले, ऑल दैट टाइम अगो. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर. सो उसने थोड़ा सा झांका उसकी बुक पे और कुछ पढ़ा. एंड फिर वो बोली, एनीवे, उनके पास तो टीचर भी था. दे हैड अ टीचर. श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो उसने क्या जवाब दिया टॉमी ने, श्योर उनके पास टीचर था बट वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक आदमी था. सो उनका मतलब रेगुलर टीचर से हुआ कि जो उनका मैकेनिकल टीचर है. सो जो उनके लिए रेगुलर है वो हमारे लिए रेगुलर नहीं है, एंड वाइस वर्सा. सो वो बोल रहे हैं कि जो रेगुलर टीचर नहीं है वो एक आदमी है. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, उसको बहुत सरप्राइजिंग लगा. तो फिर रिप्लाई करता है, वेल, उसने लड़के लड़कियों को कुछ बोला और उन्हें होमवर्क दिया और उन्हें क्वेश्चंस पूछे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. So एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं है. Sure, वो है. मेरे पापा
मेरे टीचर जितना ही जानते हैं, वो टीचर जितना ही जानते हैं। आई बेचा यानी आई बेट यू, मैं शर्त लगा सकता हूँ। सो उसका एक कोलोकियल वे है, एक तरीका है बोलने का, बेचा। सो मैं शर्त लगाता हूँ कि वो उन्हें उतना ही पता है। सो मार्जी वॉजन प्रिपेयर, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी इसको डिस्प्यूट करने के लिए। डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्री करना। सो रेडी नहीं थी इसको डिसएग्री करने के लिए। फिर उसने क्या बोला कि मैं नहीं चाहूंगी कि एक स्ट्रेंज आदमी, एक अनजान आदमी मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, the teachers didn't live in the house, they had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age. So टॉमी हंस के चिल्लाया, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्जी, जो टीचर थे वो घर में नहीं रहते थे, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग था और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। तो वो पूछती है और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो वो बोलता है हाँ, अगर वो सेम एज के हैं। सो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उनको ये अजीब लग रहा है बिकॉज उनकी लर्निंग पर्सनलाइज्ड। आपने देखा कि वो मैकेनिकल टीचर को कैसे एडजस्ट कर सकते थे आप लेवल्स अकॉर्डिंग टू किस बच्चे को पढ़ा रहा है। सो उनके लिए अजीब बात है कि सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते हैं एंड पर्सनलाइज लर्निंग नहीं है। सो आई बिलीव कि उन्होंने ऐसा अज्यूम किया ऑथर ने कि उस समय पर्सनलाइज लर्निंग आ चुकी होगी। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. पर मेरी मम्मी कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना होता है माइंड को फिट करने के लिए जिस बच्चे और बच्ची को पढ़ा रहा है, एंड हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. तो उसने क्या बोला, वही बात है, वो उस समय ऐसा नहीं करते थे, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? Margie रिप्लाई करती है, मैंने ये नहीं कहा मुझे पसंद नहीं है, उसे मन कर रहा था पढ़ने का इन फनी स्कूल्स के बारे में। वो आधा भी नहीं पढ़े थे, they weren't even half finished, वो आधा भी नहीं पढ़े थे जब मार्जी की मम्मी ने उसे बुलाया, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी ने देखा और फिर बोला अभी नहीं मम्मी। उसकी मम्मी मिसेस जोन्स ने क्या बोला, अभी। एंड फिर टॉमी को बोला, एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी का भी समय हो गया। सो मार्जी ने टॉमी क्या बोला, कैन आई रीड बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद ये बुक और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। शायद, उसने कैसे कहा, नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है बेपरवाह तरीके से, नॉन चैलेंट का मतलब होता है बेपरवाह, और नॉन चैलेंटली का मतलब हो जाएगा बेपरवाही से, कि उसे परवाह नहीं है कि वो आए ना आए। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, सो वो सीटी बजाते हुए चला गया और वो जो डस्टी ओल्ड बुक थी, धूल से भरी हुई जो बुक थी, उसने अपने हाथ के नीचे दबा लिया। सो टक दिया ने दबा लेना, or you can say hid beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. So इस तरह का सेटअप है जैसा हमने पहले देखा था। वो अपने रूम में गई, वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर है जो उसका वेट कर रहा था, और ये जो स्कूल रूम है उसका वो बेडरूम के जस्ट बाजू में था, और वो हमेशा इसी टाइम पे ऑन रहता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सो मंडे टू फ्राइडे उसकी स्कूल चलती है इस तरह से। एंड इस सीन में आप देखोगे कि यहाँ पे एक तरह का कैमरा भी लगा हुआ है जहाँ पे उनको देखा जा रहा है, एंड आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ डिस्क्स हैं, एंड यहाँ पे एक रोबोट है जो चाय या कॉफ़ी लेके आया हुआ है। सो घर का ये हेल्पर रोबोट है, इस तरह का कुछ इमेजिनेशन किया गया है। Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. So हर समय वो एक ही टाइम पे क्यों चालू हो जाता था, क्योंकि उसकी मम्मी को लगता था कि बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं अगर रेगुलर आवर्स में पढ़ें। तो सेम आवर्स में रेगुलरली पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए वो सेम टाइम पे ऑन होता था। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. So the screen was lit up, screen light up हुआ, ऑन हो गया, और क्या बोला, आज का अरिथमेटिक लेसन प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में है, कल का होमवर्क इंसर्ट कीजिए स्लॉट में। मार्जी डिड सो विद अ साय। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and Margie was thinking about
How the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Isaac Asimov. So मार्जी ने साय के साथ आ भरते हुए अपना होमवर्क स्लॉट में डाला। वो पुराने स्कूल के बारे में अभी भी सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे थे तब जाते थे, और नेबरहुड के पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल में जाते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए, स्कूल यार्ड में साथ में स्कूल में बैठते थे, साथ में घर जाते थे दिन ख़त्म होने पर, और एक ही चीज़ पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे की मदद भी कर सके होमवर्क में और उस चैप्टर के बारे में बात कर सके। सो इतना अच्छा पर्सपेक्टिव दिया गया है कि जब सारे बच्चे एक साथ एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं होमवर्क में और उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो जब पर्सनलाइज लर्निंग आ जाएंगी फ्यूचर में, लेट्स सपोज जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो उससे हर बच्चा अलग हो जाएगा। तो आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका अलग कोर्स वर्क चल रहा होगा, आपका अलग कोर्स वर्क चल रहा होगा। सो बहुत मुश्किल हो जाएगा साथ में कोऑपरेट करना इस तरह से लर्निंग में। और टीचर्स क्या थे? लोग थे, दे वर पीपल। एंड मैकेनिकल टीचर उस समय क्या फ्लैश कर रहा था? कुछ चैप्टर फ्लैश कर रहा था जिसमें वो पढ़ा रहा था कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, पर मार्जी का ध्यान कहीं और था। सो मार्जी क्या सोच रही थी कि कैसे उन बच्चों को ये पसंद आ रहा होगा पुराने समय में, एंड उसको लग रहा था कि कितना मज़ा आता होगा। द फन दे हैड, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। सो अगर मार्जी आपको जानती तो शायद उसका मानना चेंज हो गया होता, क्योंकि आज के बच्चे स्कूल को फिर भी पसंद नहीं करते हैं, उनके स्कूल जाना पसंद नहीं है। बट आप इमेजिन कीजिए अगर ऐसा समय आ गया कि जब आपके लिए कोई स्कूल नहीं होगा एंड आपकी बात सच हो जाएगी कि आपको स्कूल ना जाना पड़े और घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा जैसा अभी आप कर रहे हैं, तो अभी आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि आप स्कूल को मिस कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के समय में आप घर में बैठे हुए घर में पढ़ रहे हैं। तो आपको रियलाइज़ हो गया कि स्कूल कितना इंपॉर्टेंट है, कि कैसे आपके स्कूलमेट से मिलना इंपॉर्टेंट है, कैसे साथ में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड वही चीज़ मार्जी सोच रही है अभी कि कितना मज़ा आता होगा उन बच्चों को साथ में पढ़ने में। आपकी लर्निंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्रॉसवर्ड इंट्रोड्यूस किया है, एंड इस क्रॉसवर्ड के ज़रिए मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी इस चैप्टर के हैं उसको याद कराने में हेल्प करूँगा ताकि आपकी वोकैबुलरी एनरिच हो। सो ये जो क्रॉसवर्ड है टोटली फोकस्ड है वोकैबुलरी पे, एंड इनको आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ क्लूज है, डाउन क्लूज, दैट मीन्स दे विल बी अप एंड डाउन, अप टू डाउन, एंड अक्रॉस यानी लेफ्ट टू राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक क्लू है बेट यू, सो बेट यू का एक वर्ड आपको जो आपके चैप्टर में आया है वो यहाँ पे लिखना है। सिमिलरली कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस का क्या दूसरा वर्ड है वो यहाँ पे आपको लिखना है, अप से डाउन, एंड इस तरह से आप पूरा क्रॉसवर्ड सॉल्व करिए। एंड आई होप ये लेसन पढ़ने के बाद आप बहुत ही ईजिली इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर लेंगे। एंड आई वुड एनकरेज यू कि आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे पहले सही आंसर डालता है, एंड इसका आंसर आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।